नमस्कार मित्रों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में मैं कपिल दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन किया था। आज से हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने जा रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। इसके अंतर्गत हम किन किन वंशों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से वंश जो हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो है इसका कार्यकाल है 1206 से 1526। अब यहां पर आपको कार्यकाल क्यों याद रखना है? कार्यकाल याद रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहां से दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत प्रारंभ कब होती है या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब होती है। तो जैसे ही यह प्रश्न बनेगा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई तो आपका उत्तर होगा 1206। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? 1206 में। अब अगर यहीं पर एक और प्रश्न बनेगा कि जो दिल्ली सल्तनत है इस दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ, तो दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ 1526 में। तो ये दो तरीके के प्रश्न जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि दिल्ली सल्तनत प्रारंभ कब हुई? 1206 में। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो 1526 में। ये दोनों चीजें आपने याद कर ली तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल जो है वो आपको याद हो जाएगा। कब से कब तक? 1206 से 1526। अब नेक्स्ट प्रश्न यहां से एक और बनता है, पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत कुल कितने वर्षों तक रही या दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा। तो इसका कुल कार्यकाल अगर हम देखें तो 1206 से 1526 तक अगर हम जाते हैं तो कुल कार्यकाल आ जाएगा 320 वर्ष। तो समझ गए मित्रों आप मेरी बात को कि तीन प्रश्न यहां पर हमने समझ ली। अगर पूछ ले दिल्ली सल्तनत तो 1206 से 1526, प्रारंभ 1206 में, समाप्ति होगी 1526 में। कुल वर्ष का कार्यकाल पूछ लिया, कुल कार्यकाल या कितने वर्षों तक दिल्ली सल्तनत रही, तो आपका उत्तर होगा 3 वर्ष। अब यहां से नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल कितने वंश आते हैं। तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आते हैं। अब ये कैसे याद रखेंगे? तो यहां पर आपको सल्तनत दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सल्तनत अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो अगर हम सल्तनत को काउंट करें 1 2 3 4 5, तो जिस प्रकार सल्तनत में 5 अक्षर आ रहे हैं उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत में कितने वंश होंगे? 5 वंश होंगे। तो अब हम इन वंश के बारे में जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन से वंश आते हैं। ये 5 वंश कौन कौन से हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। तो पहला वंश है गुलाम वंश। देखिएगा, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कौन से वंश के साथ होती है? गुलाम वंश के साथ होती है। दूसरा वंश कौन सा है? खिलजी वंश है। तीसरा वंश है तुगलक वंश और चौथा वंश है सैयद वंश और पांचवा वंश है लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यानी ये जो 1206 से 1526 तक का कुल 320 वर्षों का कार्यकाल है, इस 320 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कितने वंशों के राजाओं ने राज किया है? तो वो 5 राजा हैं, 5 वंश के राजा हैं। कौन कौन से वंश हैं ये? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब कई बच्चों को ये वंश याद नहीं होते, तो आपने एक लाइन कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ी होगी, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। अब बताओ कितने तीतर? तो उसका उत्तर तो 3 होता है, लेकिन यहां पर आपको उस तरीके से याद नहीं रखना है। आपको तीतर मान लेना है किसको? तुगलक को। तुगलक के ऊपर 2 और तुगलक के नीचे 2। तुगलक के ऊपर कौन सा आ गया? खिलजी। खिलजी के ऊपर कौन सा आ गया? गुलाम। तो पहला वंश हो गया गुलाम, दूसरा हो गया खिलजी, तीसरा हो गया तुगलक। अब तुगलक के नीचे भी 2 हैं, कौन कौन से? सैयद और लोदी। तो ये तो मैंने आपको सामान्य तरीके से बता दिया कि आप सामान्य तरीके से इन 5 वंश को कैसे याद करेंगे। बाकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक की सहायता से 5 वंश आपको चुटकी में याद हो जाएंगे। तो ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंश आते हैं? 5 वंश आते हैं। गुलाम,
खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। अब हम इनके कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो गुलाम वंश का कार्यकाल है 1206 से 1290। ध्यान से देखिएगा, अभी हम कार्यकाल भी याद करेंगे। 1206 से 1290। खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से 1320। तुगलक वंश का कार्यकाल है 1320 से 1414। अब आ जाएगा सैयद वंश, और सैयद वंश का कार्यकाल है 1414 से 1451। अंत में आ जाएगा लोदी वंश 1451 से 1526। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें वंश के नाम तो याद हो गए, लेकिन हमें एक कार्यकाल याद नहीं हो रहा है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई, 1206 में। अब दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कब हुई, 1526 में। इसके अंतर्गत कुल कितने वंश आते हैं, 5 वंश। अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कौन से वंश के साथ हो रही, गुलाम वंश के साथ, और समाप्ति किसके साथ हो रही है, लोदी वंश के साथ। अब आपको प्रारंभ भी पता है, अंत भी पता है, आपको पहला वंश पता है और अंतिम वंश पता है। तो एक सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में होती है गुलाम वंश के साथ। तो गुलाम वंश कब शुरू होगा, 1206 में। समाप्ति कहां हो रही है, 1526 में। कौन सा वंश आएगा, लोदी वंश। तो ये पहले आपको पहला और आखिरी यहां पे जज कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सीधे देखना है तुगलक वंश को, जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। सीधे आपको किसको देखना है, तुगलक वंश को। यहां पर देखिए, ता से क्या आ रहा है, तुगलक। ता से क्या आ रहा है, तीसरा। मैंने पंक्ति कौन सी सुनाई थी, तीतर, उसमें भी क्या आ रहा है, ता। और यहां ता से क्या आ गया, 13। ठीक है, तो 12 के बाद क्या आता है, 13। याद रख लिया। तो तुगलक वंश में क्या आएगा, ता आएगा। ता से क्या आ गया, 13। और आपने एक गाना सुना होगा, 13 साथ है कितना प्यारा। तो यहां पर आपको गाने को याद नहीं रखना है, 13 साथ। हमें 13 किसके साथ रखना है, तुगलक के साथ रखना है। और 13 में हम 7 जोड़ देंगे, यानी 13 + 7 करेंगे तो कितना योग बन जाएगा, 20। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो तुगलक वंश की स्टार्टिंग कब हुई, 1320 में। अब गिनती अगर आपको आती होगी तो 13 के बाद क्या आएगा, 14। तो 1320 से 1414। यहां पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 1320 से 1414। ये कौन सा वंश हो गया, ये तुगलक वंश हो गया। अब आप यहां पर देखिए, तो जैसे ही खिलजी वंश समाप्त हुआ, वैसे ही कौन सा वंश शुरू हुआ, तुगलक वंश। तो खिलजी वंश का आपको समाप्ति का टाइम मिल जाएगा कितना, 1320। और यहां पर आपको सैयद वंश की शुरुआत का समय मिल जाएगा कितना, 1414। ठीक है, अब खाली आपको क्या याद रखना है, एक 1290 और एक 1451। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, वीडियो को देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 1206 में शुरू हुआ, आपने क्या याद रख लिया, 1290। आपको किसका टाइम पीरियड याद हो गया, गुलाम वंश का। तो बताइए गुलाम वंश कब से कब तक चला, 1206 से 1290। अब 1290 से 1320 तक क्या आ जाएगा, खिलजी वंश। और 1320 से 1414 तक आपका कौन सा वंश आ गया, तुगलक वंश। और 1414 से 1451 आपका कौन सा वंश आ जाएगा, सैयद वंश। अब 1451 अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप बचपन में जाइए। बचपन में जब हम रहते थे तो हमारे घर में जब मेहमान आते थे और जब वो वापस जाते थे तो हम उनको छोड़ने के लिए बाहर निकलते थे। और जब छोड़ने के लिए बाहर निकलते थे, जैसे सामान्यतः मौसी लोग छोड़ने के लिए जाती थी, मौसी लोग आई गई तो हम उनको छोड़ने के लिए बाहर जाते थे। अब मौसी क्या करती थी, पैसा देती थी। और जैसे ही जब वो पैसा देती थी तो हमारी मम्मी हमें आंख दिखाती थी कि बेटा पैसे नहीं लेने, और हमें पैसे लेने भी होते थे। तब हम क्या करते थे, उनकी तरफ जेब आगे बढ़ा देते थे और जेब में वो क्या डाल देती थी, पैसा। तो यहां पर उनने आपको कितने पैसे दे दिए, 51। तो यहां पर 1414 से आपका कितना बन जाएगा, 1451। और 1451 से 1526 आपका आ जाएगा कौन सा वंश, लोदी वंश। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आप टाइम पीरियड जो है, इन पांचों वंश का टाइम पीरियड आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, टाइम पीरियड में याद करा रहा हूं, वो इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये पेपर में पूछी जाती है। अगर आपने एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर दिया होगा तो उसमें टाइम पीरियड पूछता है, ठीक है। या आप व्यापम का कोई भी पेपर देख लें, उसमें टाइम पीरियड पूछता है। अब यहाँ पर देखिए,
अब मैंने यहां से कार्यकाल अलग कर दिए। अब आपको बताना ईमानदारी से कि आपको याद है कि नहीं। बताइए गुलाम वंश का कार्यकाल कितना है? 1206 से 1290। देखिए आ गया। अब आपको बात समझ में आ गई। 1290 से क्या शुरू होगा? खिलजी वंश। कब तक चलेगा? 1320 तक। तो 1290 से 1320 क्या आ गया? खिलजी वंश। अब खिलजी के बाद क्या आ गया? तुगलक। ता से तीसरा, ता से तुगलक, ता से 13, और 13 किसके साथ रखना है? तुगलक के। तो 13 में 7 जोड़े क्या आ गया? 1320। और 13 के बाद गिनती क्या आती है? 14। तो 1320 से 1414 कौन सा वंश हो गया? तुगलक वंश। अब देखिए 1414 में क्या शुरू हो जाएगा? सैयद वंश। और टीका कितने का किया? यहां हमें पैसे कितने मिले थे? 51 रुपए। तो 1414 से 1451 तक क्या आ जाएगा? सैयद वंश। अब देखिए हमारे पास कौन सा फिगर है? 1451 है। अंत में समाप्त कहां हो रही है? दिल्ली सल्तनत। 1526 कौन से वंश के साथ? लोधी वंश के साथ। तो 1451 से 1526। ठीक है। तो पांचों वंश के नाम याद हो गए, पांचों वंश के कार्यकाल याद हो गए। अब यहां पर दो प्रश्न और बनते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 वंश आते हैं उसमें सबसे कम कार्यकाल किस वंश का रहा? सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का रहा? तो सबसे छोटा कार्यकाल रहा है दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में खिलजी वंश का। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 1290 से 1320, मात्र 30 वर्ष के लिए कौन से वंश के शासकों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत में? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का कार्यकाल कैसा रहा है? सबसे कम कार्यकाल है, सबसे छोटा कार्यकाल। अब यहां से एक और प्रश्न बनता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा? तो यहां पर हम काउंट करेंगे तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कौन सा वंश है? तुगलक वंश। 1320 से 1414, यानी लगभग 94 ईयर्स तक किसने शासन किया है? तुगलक वंश ने। तो सबसे बड़ा कार्यकाल किसका हो गया? तुगलक वंश का। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से जो प्रश्न आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से 1526, प्रारंभ 1206, समाप्ति 1526, कुल कितने साल रही? 320 साल। कितने वंश आते हैं? 5 वंश। कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम का कार्यकाल 1206 से 1290, खिलजी का 1290 से 1320, तुगलक का 1320 से 1414, सैयद का 1414 से 1451 और लोधी का 1451 से 1526। सबसे छोटा कार्यकाल वाला खिलजी, सबसे बड़ा कार्यकाल वाला तुगलक। अब मैंने आपको बताया था कि इसको मैं ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाऊंगा। तो ट्रिक है गुड़ खा तू साले मेरा। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक क्या है? गुड़ खा तू साले मेरा। अब यहां पर देखिए गुड़ से क्या आ जाएगा? गुलाम, खा से क्या आ जाएगा? खिलजी, तू से क्या आ जाएगा? तुगलक, सा से सैयद, ला से लोधी। अब ये देखिए ये पांचों वंश किसके वंश हैं? दिल्ली सल्तनत के वंश हैं। तो ये 5 वंश मिलके कौन सी सल्तनत तैयार होती है? दिल्ली सल्तनत। तो गुड़ खातू साले मेरा। अब यहां पर मैंने मेरा नहीं बताया, वो बताएंगे। पहले इन 5 को आप याद रखिए। गुड़ से क्या आ गया? गुलाम, खा से खिलजी। यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, खिजली हो गया है, माइंड मत करें। क्या है? खिलजी वंश है। तो खा से क्या आ गया? खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोधी वंश। तो ये 5 वंश जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये 5 वंश आते हैं। अब दिल्ली सल्तनत कब समाप्त हुई? 1526 में। और जैसे ही 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है, कौन सा वंश शुरू हो जाता है? मुगल वंश। और मुगल वंश कब से कब तक चलेगा? 1526 से 1857। तो यहां पर प्रश्न ये आता है कि दिल्ली सल्तनत के बाद या दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद किस वंश की शुरुआत होती है? तो उत्तर क्या होगा? मुगल वंश की शुरुआत होती है। तो मुगल वंश की शुरुआत पूछ ले 1526, समाप्ति पूछ ले 1857। जब हम धीरे धीरे इसको आगे पढ़ेंगे, अभी हम क्या करेंगे? एक एक वंश को उठाएंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इनको समाप्त करेंगे। फिर किसको पढ़ेंगे? मुगल वंश को। तब आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तब आपको आज जो मैं मेहनत कर रहा हूं, इस मेहनत का आपको फल मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि सर ने ये याद कराया, इसका क्या फायदा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1206 से 1290। तो अब हमने अभी बात करी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने कुल कितने वंश देखे हैं? हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत
5 वंश देखे हैं हमने, ठीक है। अब जो हमने 5 वंश देखे हैं, अब हम एक एक वंश को उठाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश है। कब से कब तक चलेगा? 1206 से 1290 तक चलेगा। अब अगर हम देखें तो इसमें कुल कितने शासक हैं? 11 शासक। तो आपको याद रखना है गुलाम वंश में कुल कितने शासक हैं? 11 शासक। अब पहले आपको क्या करना है, हम इन 11 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको इन 11 राजाओं के नाम याद करने हैं। आप बोलोगे सर नाम तो बहुत सारे याद नहीं होते हैं, लेकिन आज इस क्लास में आपको 11 के 11 नाम याद करवा दूंगा, ठीक है। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड भी रिवाइज हो गया, 1206 से 1290। कुल कितने राजा रहे? 11 राजा। पहला राजा कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो पहला राजा कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? आराम शाह। तो 2 नाम याद हो गए, आपको 2 ही नाम याद रखने हैं। यहां पर आपको कुतुबुद्दीन भूल जाना है, खाली आपको क्या याद रखना है? ऐबक। और दूसरा राजा कौन हो गया? आराम शाह। टुकड़ों में याद करना है, टाइम पीरियड याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम एक एक राजा को पढ़ेंगे तब आपको टाइम पीरियड याद हो जाएगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो हमने 5 वंश पढ़े हैं, वहां पर आपको सभी वंशों का कार्यकाल याद रखना है, क्योंकि वो पेपर में पूछा जाता है। यहां पर भी मैं बताऊंगा कि इन 11 राजाओं में से आपको मात्र 4 राजाओं का ही टाइम पीरियड याद रखना है और किसी का याद नहीं रखना है। तो पहला राजा कौन हो गया गुलाम वंश का? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कौन हो गया? आराम शाह। 2 नाम याद हो गए, ऐबक और आराम शाह। अब तीसरा कौन है? इल्तुतमिश। तीसरा कौन है? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बच्चे आएंगे, जैसे सबसे पहले देख लो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो आपने तीसरा कौन याद कर लिया? इल्तुतमिश। अब आप याद रख लें यहां पर फिरोज शाह। कौन याद रख लें? फिरोज शाह। 4 नाम याद हो गए। 5वां कौन है? रजिया सुल्तान। अब 5 तक ही जाना है, 11 हैं, आधा हम काम कर चुके हैं, आधा ही काम बचा हुआ है। जो भी काम करें अच्छे से करें। पहले 5 नाम हम याद करेंगे, एक बार फिर से देखिएगा। बताइए पहला नाम कौन है? ऐबक। दूसरा है आराम शाह। तीसरा इल्तुतमिश। चौथा फिरोज शाह। और 5वां रजिया सुल्तान। अब रजिया के बाद यहां पर अगर आपने एक पिक्चर देखी होगी, विद्या बालन की कोई मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उस मूवी का नाम है डर्टी पिक्चर। उसमें एक डायलॉग था, 3 बार बोला जाता है इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो यहां पर मेरा प्रयास पिक्चर याद दिलाने का नहीं है, यहां पर मेरा प्रयास ये है कि आपको ये राजाओं के नाम याद हो जाए। अब इस डायलॉग का हम इस्तेमाल यहां पर कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। तो इंटरटेनमेंट कितनी बार बोला गया? 3 बार। यहां पर भी जो 3 राजा आएंगे, अब तीनों के तीनों शाह होंगे, बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद शाह। तो जब हम ये 5 राजा पढ़ेंगे और जब हम 6वां बोलेंगे तो आप भूल जाएंगे, और जब आप भूल जाएंगे तो आपको ऊपर देखना है और किसको याद करना है? प्रभु को याद करना है। और जैसे ही हम ऊपर देखते हैं, प्रभु को याद करते, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हे राम। तो हे राम के जैसे ही क्या आ जाएगा? बहराम। याद हो गया? तो क्या आ गया? बहराम शाह। अब बहराम शाह के बाद यहां पर आपने पिक्चर देखी होगी, उसमें ट्रक ड्राइवर जो होते थे उनकी यहां पर गाल पर बहुत बड़ा सा मसा होता था, तो मसा से क्या आ जाएगा? मसूद शाह। और यहां पर दिल में याद रख लीजिएगा महमूद शाह। तो ये जो स्टेप मैं करके दिखा रहा हूं, इस स्टेप को आप करिएगा। ऊपर कौन हो गए? बहराम शाह। यहाँ कौन हो गए? मसूद शाह। और दिल में कौन हो गए? महमूद शाह। देखिए आपको कितने राजा याद हो जाएंगे? 8 राजा याद हो जाएंगे। पुनः मैं बैक कर दे रहा हूं, मेरा जितना प्रयास है कि आप लोगों को याद करवा दूं। पहला कौन है? ऐबक। दूसरा आराम शाह। तीसरा इल्तुतमिश। चौथा फिरोज शाह। 5वां रजिया। अब स्टेप याद रखें, बहराम शाह, मसूद शाह और महमूद शाह हो गए। अब पूरा पहाड़ हमने क्लियर कर लिया। कितने बचे हैं? 3 ही बचे हैं। तो नवा कौन आ गया? बलबन। बलबन के बाद कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, तो बलबन, बलबन के बाद कैकुबाद, कैकुबाद के बाद कौन आ जाएगा? क्यूमर्स। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो हमें कुल कितने राजा याद करने थे? 11 राजा याद करने थे, और हमने कितने राजा याद कर लिए? 11 राजा याद कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन था? ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज, रजिया। फिर बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद शाह, अंत में 3 बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो गुलाम वंश की जो शुरुआत है, ये
कौन से वंश की हम बात कर रहे हैं? गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। गुलाम वंश की जो शुरुआत हुई है कब हुई? 1206 में। कौन से राजा के साथ? ऐबक के साथ। तो ऐबक का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा बड़ा राजा जो हुआ वो कौन हुआ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। तो गुलाम वंश में 3 बड़े राजा होंगे। पहला कौन होगा? ऐबक। अब एक एक करके हम इनको उठाएंगे, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कौन आ गया? ऐबक। दूसरा बड़ा राजा इल्तुतमिश और तीसरा बड़ा राजा कौन है? बलबन। तो ये 3 बड़े राजा थे गुलाम वंश में। इन तीनों बड़े राजाओं का कार्यकाल भी आपको याद करना है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमें कौन दिखाई दे रही है? रजिया, एकमात्र महिला सुल्तान रही, इसलिए इसका कार्यकाल भी आपको याद रखना है। लेकिन पहले आप ये क्लियर करें कि गुलाम वंश में कितने बड़े राजा हुए? 3 बड़े राजा हुए, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। अब यहां पर देखें तो ये ऐबक पहला और ये उसका पुत्र कौन है? आराम शाह। फिर जब आराम शाह मर जाता है, उसको पराजित करके उसकी हत्या कर दी जाती है, तो जो इल्तुतमिश है ये ऐबक का गुलाम और दामाद होता है। यहां से 3 से लेके अगर हम 8 तक जाएं तो ये किसका वंश है? ये इल्तुतमिश का वंश है। फिर इल्तुतमिश का जो गुलाम होता है वो कौन होता है? बलबन। ये राजा बनता है और ये किसका वंश है? बलबन का। यानी बलबन ये उसका पुत्र और ये कैकुबाद का पुत्र कौन था? क्यूमर्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमें 3 बड़े राजा नजर आए। कितने बड़े राजा नजर आए? 3। पहला कौन हो गया? ऐबक। दूसरा कौन हो गया? इल्तुतमिश। और तीसरा हमारा कौन हो गया? बलबन। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? इन तीनों बड़े राजाओं के बारे में आपको याद रखना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया ऐबक और ऐबक का पुत्र कौन था? आराम शाह। तो ऐबक के वंश का नाम क्या था? कुतबी वंश। ये याद रख लीजिएगा। तो कुतबी वंश में कितने राजा हुए? 2। कौन कौन से? ऐबक और आराम शाह। फिर कौन आया? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के वंश में कितने राजा हुए? तो अगर हम देखें इल्तुतमिश को काउंट करके 1 2 3 4 5 6, तो 6 राजा जो थे ये कौन से वंश के अंतर्गत आएंगे? शमसी वंश के अंतर्गत आएंगे। तो इल्तुतमिश और ये उसके बच्चे या उसके पुत्र और पुत्री, इनको मिला के कौन सा वंश बना? शमसी वंश। अंत में बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स, इनका वंश कौन सा आ गया? बलबनी वंश। तो ऐबक का वंश पूछ ले तो कौन सा आएगा? कुतबी वंश। इल्तुतमिश का वंश पूछ ले तो शमसी वंश। और बलबन का वंश पूछ ले तो बलबनी वंश। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हुई। तो गुलाम वंश के अंतर्गत 3 बड़े राजा हुए, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ऐबक की अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन, कुतुब से इसने कौन सा वंश निकाला? कुतबी वंश। इल्तुतमिश में सा आ रहा है, सा से क्या निकाल लेंगे? शमसी वंश। बलबन अपने नाम से ही उसने अपने वंश का नाम रखा बलबनी वंश। तो ये 3 बड़े राजा थे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हमारा वंश है जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, गुलाम वंश, 1206 से कितना है? 1290। कितने राजा हुए? 11 राजा। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा आपके मन में कि सर इस वंश का नाम गुलाम वंश ही क्यों रखा गया? तो चलिए ये जानते हैं कि आखिर इस वंश को हमने गुलाम वंश क्यों कहा, इतिहासकारों ने इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस वंश में कितने बड़े राजा हुए? 3 बड़े शासक हुए। कौन कौन थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया ऐबक। ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम। दूसरे नंबर पर कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। और तीसरा बड़ा राजा कौन था? बलबन। वो किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। तो गुलाम वंश में 3 बड़े राजा हुए, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ये तीनों पहले क्या थे? गुलाम। और गुलाम के बाद ये संघर्ष करके क्या बन गए? राजा बन गए। तो 3 बड़े शासक पहले गुलाम थे जो आगे चलकर क्या बन गए? राजा बन गए। इसलिए इस वंश को हमने क्या नाम दिया? गुलाम वंश नाम दिया। तो कभी कोई आपसे पूछ ले कि गुलाम वंश क्यों नाम रखा गया, तो आपको बोलना है कि इस वंश में 3 बड़े शासक हुए, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, जो पहले गुलाम थे उसके बाद क्या बने? राजा बने। इसलिए इस वंश का नाम क्या रखा गया है? गुलाम वंश रखा गया है। ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी, आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि 3 बड़े राजा कौन है? ऐबक है,
इल्तुतमिश है और बलबन, ये तीनों क्या थे? गुलाम। गुलाम के बाद ये बाद में क्या बने? राजा बने। इसलिए तीनों बड़े राजा गुलाम थे और बाद में राजा बने, इसलिए इस वंश को क्या कहा गया? गुलाम वंश कहा गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो गुलाम वंश है इसके कुछ अन्य नाम भी है। ये अन्य नाम भी पेपर में पूछे जाते हैं। पहला नाम, तो पहला नाम है इलवारी वंश। तो गुलाम वंश को ही क्या कहा जाता है? इलवारी वंश कहा जाता है। अब इसका कारण जान लेते हैं कि आखिर गुलाम वंश को इलवारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों, ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण कि 3 बड़े राजा थे, इनमें से 2 बड़े राजा कौन कौन से हैं? इल्तुतमिश और बलबन। और इल्तुतमिश और बलबन दोनों ही इलवारी तुर्क थे। तो ये कौन सी तुर्क जाति के थे? इलवारी तुर्क जाति के थे। कौन कौन? इल्तुतमिश और बलबन। इसलिए इन दोनों के आधार पर गुलाम वंश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है इलवारी वंश। अब एक और नाम है, कौन सा? ममलूक वंश। तो गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण जान लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इल्तुतमिश और जो बलबन है ये दोनों कौन से शासक थे? ममलूक शासक थे। अब यहां पर प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये ममलूक शब्द जो आपने बताया या ममलूक शासक बताए, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ बता दीजिएगा। तो इसका अर्थ मैं बताऊंगा, पहले आप ये याद रख लीजिएगा कि गुलाम वंश पहला नाम, 2 अन्य नाम कौन कौन से हैं? इलवारी वंश और ममलूक वंश। इलवारी वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इल्तुतमिश और बलबन दोनों क्या थे? इलवारी तुर्क जाति के थे। इस आधार पर गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? इलवारी वंश। दूसरा हमने बोला ममलूक वंश इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश और बलबन दोनों क्या थे? ममलूक राजा। अब हम अर्थ समझते हैं ममलूक शासक का। तो ऐसे शासक जिनका जन्म स्वतंत्र माता पिता से हुआ, यानी उनके माता पिता पहले किसी के गुलाम नहीं थे। तो ऐसे शासक जिनका जन्म स्वतंत्र माता पिता से हुआ, उसके बाद वो गुलाम बने और फिर वो क्या बने? राजा बने। तो ऐसे शासक क्या कहलाते हैं? ममलूक शासक कहलाते हैं। देखिएगा यहां पर वही बात हमने लिखी हुई है कि ऐसे शासक जिनका जन्म स्वतंत्र माता पिता से हुआ है, उसके बाद वो क्या बने? गुलाम बने और अंततः क्या बने? राजा बने। तो ये अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो आज की जो प्रस्तावना थी गुलाम वंश की वो समाप्त होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या समझा? दिल्ली सल्तनत कब शुरू हो रही, कब समाप्त हो रही, कितने वर्ष तक रही, कितने वंश आते हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त होगी, कौन से वंश की शुरुआत होगी, उसके बाद हमने गुलाम वंश शुरू कर दिया। और गुलाम वंश की पृष्ठभूमि आज हमने तैयार कर ली है कि गुलाम वंश में कुल 11 राजा हुए, 3 बड़े राजा हुए। कौन कौन से? ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। फिर गुलाम वंश क्यों कहा गया, इसके अन्य नामों के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में हम ऐबक और आराम शाह के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।